हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2013 प्राइवेट का नॉन प्रॉफिट कंसर्न का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फ्रॉम द पायनियर स्पोर्ट क्लब फॉर द ईयर 2021। ठीक है, तो ये कुछ पायनियर क्लब के रिसिप्ट्स और पेमेंट्स हैं। ठीक है, जिसमें से हमारे पास कैश बैलेंस है 35,000 का, सब्सक्रिप्शन, रेंट, रेवेन्यू, मैच लोन, इनकम और बैंक लोन है। ठीक है, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि ये तमाम वो चीज़ें जो कि इंडिकेट कर रही हैं कि जिनसे पैसा आया है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे तमाम पेमेंट्स हैं, यानी कि जो पायनियर स्पोर्ट क्लब ने जो भी पेमेंट्स की हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है इसी एक्सपेंसेस की एंट्री नहीं करेंगे जो कि आगे जाके कोई एसेट्स में कन्वर्ट हो गई हों। ठीक है, या जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हों, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे परचेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जो कि 25,000 है, या परचेज ऑफ फर्नीचर। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमारे एक एक्सपेंस नहीं है, ये क्या हो रहा है कि आप जो है वो एक एसेट को दूसरे एसेट में कन्वर्ट कर रहे हो। आप कैसे, देखो कैश भी आपका एसेट होता है। ठीक है, तो जब आप परचेज करते हो कंप्यूटर तो आप कैश देते हो, यानी कि एक एसेट कम हुआ और कंप्यूटर आपके पास आया तो दूसरा एसेट बढ़ गया, तो इससे क्या हो गया, एसेट कम हुआ और एसेट बढ़ गया। ठीक है, ये कोई आपका एक्सपेंस नहीं हुआ, और इससे हम बेसिकली हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये इस एक्सपेंडिचर को करने से आपका कैपिटल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को इग्नोर करते हैं पेमेंट साइड पे। ठीक है, दूसरा हम रिसिप्ट साइड पे कैश बैलेंस को नहीं ले रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बता रहा होता है कि इतना कैश जो है हमारे पास बैलेंस, इतना कैश अवेलेबल है। ठीक है, और सब्सक्रिप्शंस, फिर रेंट, रेवेन्यू, फिर मैच इनकम और फिर उसके बाद होते हैं बैंक लोन। ठीक है, तो चलें सबसे पहले हम इसके बाद जो है हमारे पास कुछ इनकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। टिकट्स भी हैं एक्चुअली, यहाँ पे टिकट्स हैं 40,000 के, जो कि हमारे पास पेमेंट की साइड पे हैं। ठीक है, तो चलें हम पहले यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट 10%। ठीक है, ये एक्सपेंस में जाएगा, ये एक्सपेंडिचर में जाएगा 10%। किसका, फिक्स्ड एसेट का। फिक्स्ड एसेट हमारे पास कौन कौन से हैं, फिक्स्ड एसेट है हमारे पास, एक है फर्नीचर। ठीक है, 30,000 का, और दूसरा है हमारे पास कंप्यूटर। ठीक है, दो फिक्स्ड एसेट है, दोनों का 10%। ठीक है, या तो फिर दोनों को अलग अलग 10% निकाल लो, या दोनों को अमाउंट मिलाकर 10% निकाल लो, आंसर आपका जो है वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो चलें हम आगे एडिशनल एंट्रीज देख लेते हैं। आगे अक्रूड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 12% पर एनम। ठीक है, 12% पर एनम है अक्रूड इंटरेस्ट जो है वो बैंक लोन पे। अब हम देखें यहाँ पे, आप जब भी लिखो ना पर एनम, तो यहाँ पर आप जो है वो पहले देख लो कि बिजनेस स्टार्ट कब से हुआ है। ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है डिसिप्लिन फॉर द ईयर ऑन द ईयर 2012। अगर यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है ना कि मार्च से हुआ है या जनवरी से, या क्या कहते हैं जुलाई से हुआ है, तो आप अज्यूम करोगे कि ये पूरे साल ही हुआ है। ठीक है, मतलब साल के शुरू से ही हुआ है, यानी कि जनवरी से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हम यही मानेंगे कि ये जनवरी से हुआ है। अब दूसरा यहाँ पे है हमारे पास अक्रूड सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब अक्रूड का मतलब क्या होता है। अक्रूड के बेसिकली मैं ऑलवेज हर वीडियो में समझाते रहता हूँ कि अक्रूड के बेसिकली 2 महीने में आता है। ये अक्रूड का मतलब रिसिप्ट भी हो सकता है, अक्रूड का मतलब पेबल भी हो सकता है। अक्रूड का बेसिकली मतलब होता है ड्यू या रिमेनिंग, कोई भी चीज़ जो कि रिमेनिंग हो। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि अक्रूड जो है यहाँ पे ये रिसीवेबल की सेंस में बात हो रही है या फिर पेबल के सेंस में बात हो रही है। तो आप देखना है कि आपने जो इसके आगे जो चीज़ है वो आप यूजुअली पे कर रहे हैं या फिर आपको वो रिसीप्ट हो रही है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अक्रूड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ठीक है, इंटरेस्ट यानी कि आप पे कर रहे हो, और आगे अक्रूड लिखा है तो उसका मतलब दिस इज पेबल। ठीक है, लोन पे जो है बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है, इंटरेस्ट जो है यूजुअली आप पे कर रहे हैं। ठीक है, तो अक्रूड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 12% पर एनम। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा है कि बैंक लोन आपने लिया है। ठीक है, रिसिप्ट की साइड पे बैंक लोन है। ठीक है, 40,000 यानी कि आपने बैंक लोन लिया है, और इस बैंक लोन पे जो है आपका एक्सपेंस हो रहा है कितना, 12% पर एनम। ठीक है, फिर आपके पास आती है अक्रूड सब्सक्रिप्शन 6,000। ठीक है, सब्सक्रिप्शन बेसिकली आप सेल करते हो तो दिस इज रिसीवेबल। ठीक है, फिर है अर्नड रेंट। अब अर्नड रेंट वो रेंट होता है जो कि आपने अभी तक अर्नड नहीं किया होता है, क्योंकि ये वो चीज़ है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने आपको जो है आके एडवांस में कुछ पैसे दे दिए। ठीक है, या फॉर एग्जांपल आप ये समझे कि आप जो है वो घर वगैरह रेंट पे दे रहे होते हो, रूम्स वगैरह दे रहे होते हो, या अपार्टमेंट वगैरह। तो क्या हुआ कि जो आपके किराएदार थे उन्होंने आपको 4 महीने का एक साथ ही रेंट दे दिया। ठीक है, अब वो रेंट आपके लिए अर्नड हुआ, क्यों,
क्योंकि आप जब आप बुक पे एंट्री लिखोगे तो ये नहीं लिखोगे कि मुझे जो है रेंट रेवेन्यू हुआ है, ठीक है, और क्या कहते हैं, और जो है मैंने रेवेन्यू जनरेट किया है और कैश आया है मुझे इतना सारा, ठीक है, क्योंकि जो रेंट रेवेन्यू आपको मिला है वो जो है नेक्स्ट मंथ्स भी कवर कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि आपने अभी तक रेंट रूम जो है उस महीने की सर्विस नहीं दी, यानी कि रेंट पे आपने अभी तक रूम दिया नहीं है उन लोगों को, लेकिन उन लोगों ने एडवांस पेमेंट कर ली है। तो आपके पास पैसे आ तो गए, लेकिन वो आपके लिए अनअर्नड है। ये तब तक अनअर्नड रहेंगी जब तक वो लोग जो है आपका जो है अपार्टमेंट इस्तेमाल नहीं कर लेते हैं, ठीक है, उस पीरियड तक, जिस पीरियड तक के लिए उन्होंने आपको ये एडवांस दिया है। क्योंकि आपने अभी तक ये बिल्कुल इसी तरह ही काम कर रहा है कि आपने फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि आपने फॉर एग्जांपल सर्विसेज आप दे देते हो, ठीक है। आप समझे कि आप कारपेंटर की सर्विस या कलर की सर्विस देते हो, तो मतलब कलर वगैरह करके देते हो या कराते हो, ठीक है, आपकी कंपनी है जो कि कलर वगैरह का काम करती है। तो आपको कोई बंदा है और आपको जो है वो एडवांस में पैसे देकर जाता है कि भाई मुझे इन चीज़ों पे या इन दीवारों पे मुझे कलर करवाना है, ठीक है। तो आपने कहा चलें ठीक है, कब करवाना है, उन्होंने कहा कि भाई ये जो इस दीवार पे इस महीने करवाना है। तो क्या हुआ कि आपको पैसे तो आ गए, ठीक है, लेकिन आपने अभी तक सर्विस उनको दी नहीं है। तो जब तक आप ये सर्विस देते नहीं हो ना, तब तक के लिए आपके लिए अर्न है, क्योंकि आपने ये दी नहीं, आपने अर्न की नहीं है पैसे, आपने उन्होंने सर्विस आपकी रिसीव की नहीं है, तो जिसकी वजह से ये जो है वो अनअर्न कहलाएंगे, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ जो है इसका भी सीन यही है कि अनअर्न रेंट का मतलब कि आपने अभी तक उन लोगों ने आपका अपार्टमेंट अभी तक यूज़ नहीं किया है रेंट पे, और आपको जो है एडवांस में पैसे दे दिए, तो लेकिन ये आपके लिए अनअर्नड है। तो आप अकाउंट में, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में ये लिखोगे कि ये मेरे लिए अभी तक अनअर्नड है, यानी लायबिलिटी है, मुझे क्या पे करना है, मुझे सर्विसेज पे करने हैं। तो सर्विसेज यहाँ पे पेबल हैं, ठीक है। अभी तक आपने आपको सर्विस दी, आपने अभी तक सर्विस दिए नहीं है, तो आपके लिए पेबल, आपको सर्विस देनी है, ये दिस इज पेबल, दिस इज लायबिलिटी, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये अनअर्नड है। अनअर्नड रेंट जो है वो 4000 है। फिर है प्रीपेड यूटिलिटीज़ यानी कि आपने ऑलरेडी जो गैस, बिजली और ये इन तमाम चीज़ों के बिल होते हैं, यूटिलिटीज़ जिनको हम बेसिकली कह रहे होते हैं, ये आपने पे कर, मतलब एडवांस में पे कर दिए 3000, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब फिर लिखा हुआ है रिक्वायर्ड प्रीपेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन December 31, 2012, ठीक है। मैं हमेशा सजेस्ट यही करता हूँ कि आप जो है वो पहले इनकी एडजस्टिंग एंट्रीज बना लो, क्योंकि बेसिकली ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, ये बेसिकली एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं, ठीक है। जैसे हर इसकी जो है वो एक एडजस्टिंग एंट्री बनेगी, ठीक है। जैसे प्रीपेड यूटिलिटीज़ की, अनएक्सपायर्ड यूटिलिटीज़, और क्या कहते हैं दूसरा, और यूटिलिटी एक्सपेंस जो है यहाँ पे इस जगह पे यूटिलिटी एक्सपेंस जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अनअर्न में जो है आपको आपने जो सर्विस अभी तक दी नहीं है, तो इसकी एंट्री कुछ इस तरह होगी कि आप कैश को जो है वो डेबिट कर दोगे क्योंकि कैश आपको मिला है, और बदले में आप जो है अनअर्न रेंट को जो है वो क्रेडिट करोगे, ठीक है, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो चलें हम जो है वो इस क्वेश्चन को करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों साइड्स बनाई हुई हैं, और सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर्स को पकड़ते हैं अपने, ठीक है। तो सबसे पहला है स्टाफ सैलरीज, जो कि है 12000। अब हम देखेंगे कि स्टाफ सैलरी के हवाले से कोई एडजस्टिंग यहाँ पे गिवन है, तो एडिशनल डेटा में स्टाफ सैलरी के हवाले से कुछ भी गिवन नहीं है, तो उसको हम एज इट इज़ ही लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है स्टाफ सैलरी को एज इट इज़ ही लिख लिया। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एंट्री पे। तो नेक्स्ट है हमारे पास रिपेयर एक्सपेंस, ठीक है। रिपेयर एक्सपेंस 8000 का है। इसके साथ देखते हैं कोई इसकी रिगार्डिंग कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी हम एज इट इज़ ही लिख लेंगे, ठीक है। तो ये भी हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब हम देखते हैं इसके बाद क्या है हमारे पास एक्सपेंडिचर की साइड पे। तो इसके बाद है हमारे पास पेमेंट की साइड पे यूटिलिटीज़ एक्सपेंसेस 10000 के, उसके रिगार्डिंग जो है हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डेटा गिवन है कि ये प्रीपेड यूटिलिटी से 3000, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सीन क्या हो रहा है, देखिए आपके पास यूटिलिटी एक्सपेंस आ जाता है 10000 का बिल आ जाता है, ठीक है। जब आपके पास 10000 का बिल आ जाता है तो आपको याद आता है कि भाई आपने तो यूटिलिटीज़ कुछ एडवांस में ऑलरेडी पे कर चुके हो। तो फिर आप देखोगे बिल चेक करोगे क्या क्या जो 10000 आया है, ये जो मैंने यूटिलिटीज़ प्रीपेड की हैं, यूटिलिटी जो मैंने एडवांस में दे दी थी 3000, क्या वो कट के आया है
या तो फिर वो जो है क्या कहते हैं कट के नहीं आया है। तो यहाँ पर अगर देखो 10,000 यहाँ तो 10,000 देखो, मैं बेसिकली आपको ये समझा रहा हूँ कि सीन क्या है, ठीक है, कि आपके पास बिल आता है 10,000 का, ठीक है। तो आपको याद आता है कि आपने जो है वो 3,000 ऑलरेडी एडवांस में पे कर चुके थे। तो फिर अब आप देखोगे कि वो 3,000 लगकर नहीं आए, ठीक है। तो फिर आपने जाके कॉल किया, जो भी आपको यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करता है उसको बोला, या बल्कि डांटा कि क्या कहते हैं कि 3,000 क्यों, मतलब आपने नहीं काटे, 3,000 तो मैं ऑलरेडी एडवांस में पे कर चुका था। तो इसका यही सीन होता है कि यहाँ पे जो यूटिलिटी एक्सपेंस होता है वो प्रीपेड एक्सपेंस जो है, प्रीपेड यूटिलिटीज़ जो है वो हमारे यूटिलिटीज़ एक्सपेंस को घटा देता है। जैसे अगर इसी तरह कोई भी प्रीपेड हो या ऊपर कोई भी रेंट हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रीपेड नहीं होता, इसकी जगह पे रेंट एक्सपेंस होता, तो फिर क्या होता है कि वो प्रीपेड रेंट जो है हमारे रेंट एक्सपेंस को घटा देता है, ठीक है। ये बिल्कुल यही सीन होता है कि आपके पास जब बिल आता है तो बिल के अंदर जो आपके जो एडवांसेस होते हैं वो ऑलरेडी लग कर आ रहे होते हैं, और अगर नहीं लग कर आ रहे होते हैं तो फिर आप जाहिर सी बात है कॉल करते हो और बोलते हो कि भाई ये जो 3,000 तो मैं ऑलरेडी एडवांस में पे कर चुका था, और आपने जो है 3,000 क्यों नहीं काटे मेरे बिल से, ठीक है, 3,000 क्यों नहीं, और मुझे पूरे 10,000 का बिल क्यों दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल यही सीन हुआ है, ठीक है। तो 10,000 यूटिलिटी एक्सपेंस था हमारा, ठीक है, आया हमारे पास यूटिलिटी एक्सपेंस हुआ, लेकिन हम उसमें जो है 3,000 यूटिलिटी एक्सपेंस ऑलरेडी पे कर चुके थे। हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ पे प्रीपेड यूटिलिटीज ऑलरेडी मौजूद है 3,000 की, ठीक है। तो ये जो है प्रीपेड यूटिलिटीज जो है हमारे इस फ्यूचर एक्सपेंस को घटा देंगी, जो कि हमारा 10,000 ये एक्सपेंस आया हुआ है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अब 7,000, राइट, क्योंकि आपने जो है वो 10,000 आपका ये बिल आया और आपने जो है 3,000 ऑलरेडी पे कर किए हुए थे एडवांस में, ठीक है। तो 3,000 आपका बिल में ये 3,000 लग कर नहीं है, तो आपने कॉल किया कि भाई ये 3,000 तो लगाओ बिल में, मैं 3,000 में ऑलरेडी पे कर चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो जब जब इसमें से आपका यूटिलिटी एक्सपेंस का नेट यूटिलिटी एक्सपेंस निकाला गया, यानी कि उसमें से 3,000 हटा दिए गए जो कि आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो आपका यूटिलिटी एक्सपेंस बन गया 7,000 का, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके अलावा हमारे पास क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास, कहाँ गया, फिर आता है हमारे पास परचेज ऑफ कंप्यूटर एंड परचेज ऑफ फर्नीचर, ठीक है। ये तो हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है। ये एक एसेट जो कन्वर्ट हो रहा है दूसरे एसेट में, तो हम इसको नोट नहीं करेंगे, लेकिन इनका डेप्रिसिएशन जो एक्सपेंस यहाँ पे निकाला हुआ है वो हम ज़रूर यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। 2 मिनट कैमरा सही हो जाए, हाँ। डेप्रिसिएशन एक का है 10% है, सॉरी, दोनों का 10%, ठीक है। तो चलें अब हम कंप्यूटर और फर्नीचर का डेप्रिसिएशन निकालते हैं। अगर आप देखो कि कंप्यूटर जो है वो 25,000 का है, ठीक है, और तो 25,000 का 10% जो है वो उसका डेप्रिसिएशन है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया 10% से, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 2,500, यानी 2,500 हमारा कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ठीक है। अब हम निकालते हैं फर्नीचर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अगर फर्नीचर अगर आप यहाँ पर देखें तो फर्नीचर है 30,000 का, ठीक है। अब 30,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10% से, तो हमारे पास इसका भी डेप्रिसिएशन अमाउंट आ जाएगी, ठीक है, जो कि है 3,000। तो यहाँ पे भी हम 3,000 लिख लेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से एक्सपेंडिचर है। फिर प्रिंटिंग ऑफ मैच टिकट्स, ठीक है, जो कि है 4,000 की। इसके रिगार्डिंग कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो अब यहाँ पे हम प्रिंटिंग टिकट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखिए तो हमारे तमाम एक्सपेंडिचर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब हम इनकम की तरफ आ जाते हैं। तो इनकम यहाँ पे हम कैश बैलेंस को नहीं देखेंगे, ठीक है। सब्सक्रिप्शन है 72,000 की, और दूसरी है हमारे पास क्रूड सब्सक्रिप्शन 6,000, ठीक है। यानी कि ये वाली सब्सक्रिप्शन जो है वो रिसीवेबल है 6,000 और आने, और ये हमारे पास ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन मिली हुई है 7,000 की ऑन इन कैश जो है सब्सक्रिप्शन मिल गई है। तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी हो जाएगी 72 में, अब जो है वो 6,000 ऐड कर दोगे तो ये आपका बन जाएगा 78,000, ठीक है। टोटल सब्सक्रिप्शन आपकी आएगी 78,000 की, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन नोट कर दिया। अब हम बढ़ते हैं हमारी दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्या हमारे पास रिसिप्ट है, ठीक है। तो दूसरा रिसिप्ट है हमारे पास रेंट रेवेन्यू, जो कि 20,000। इसके रिगार्डिंग देखते हैं कोई हमारे पास एडजस्टिंग है, तो यहाँ पे अनअर्न्ड रेंट लिखा हुआ है 4,000, ठीक है।
तो यहाँ पे 20,000 जो है हमारा रेंट रेवेन्यू था, हमें 20,000 मिले, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे 4,000 अभी तक लायबिलिटी थी, अर्नड नहीं थी 4,000, ठीक है। तो हम जो है वो इस लायबिलिटी को पहले सेटल करेंगे, ठीक है। तो लायबिलिटी को जब सेटल करेंगे तो रेंट रेवेन्यू से जो पैसे आने थे और ये जो लायबिलिटी में जो पैसे जाने हैं उसको हम जो है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यानी 20,000 में से माइनस कर देंगे 4,000, तो हमारे पास बचेगा 16,000, राइट। तो अब ये हुआ क्या बेसिकली, अब देखो मैंने आपको बोला था कि रेंट रेवेन्यू रेंट मतलब कि आपने वो रेंट जो आपने अभी तक अर्नड नहीं किया, जिसके अगेंस्ट जो आपको पैसे तो मिल गए, लेकिन आपने अभी तक वो जो हाउस है या जो अपार्टमेंट है उसको अभी तक रेंट पे नहीं दिया वो, ठीक है, उस एटलीस्ट उस टाइम पीरियड तक, ठीक है। लेकिन अब फॉर एग्जांपल आपने जो है रेंट रेवेन्यू जनरेट कर लिया, यानी कि वो रेंट रेवेन्यू अब ज़रूरी नहीं कि इन कैश हो, ठीक है। यहाँ पे ये था कि इन कैश जो हमें मिल गए 4,000 तक, तो हमने जो है वो इसको अनअर्न रिकॉर्ड कर दिया क्योंकि अभी तक हमने अर्न नहीं किए, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो जो लोग थे, वो जो रह रहे थे आपके अपार्टमेंट में, जिन्होंने आपका अपार्टमेंट रेंट पे लिया हुआ था, उन्होंने कुछ ज़्यादा ही टाइम पीरियड के लिए स्टे कर लिया, ठीक है। तो आपके लिए इतना रेवेन्यू जनरेट हो गया कि आप जो इसको एज अ 20,000 काउंट कर सकते हो, यानी कि 20,000 तक जो आपके लिए रेवेन्यू जनरेट हो गया, ठीक है। तो अब जब आप उनसे 20,000 मांगोगे तो वो लोग बोलेंगे ना कि आप हमारे जो 4,000 तो हमने आपको एडवांस में दिए हुए थे, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही अपोजिट है, बिल्कुल किसका अपोजिट है, मैंने प्रीपेड यूटिलिटीज़ की बात की थी ना, तो ये बिल्कुल इसका अपोजिट है, ठीक है। यहाँ पे प्रीपेड यूटिलिटीज़ में आप एडवांस में दे रहे होते हो और अनअर्न्ड रेंट में जो आपको एडवांस मिल रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप एडवांस में दे रहे होते हो तो आप आर्ग्यू करते हो कि जब 10,000 आया है मेरे पास ये एक्सपेंस, तो इसमें से 3,000 क्यों नहीं लग कर रहा है, क्योंकि 3,000 में एडवांस दे चुका था। और जब अनअर्न्ड रेंट की बात आ रही होती है तो आप जो है वो 20,000 उसको आप जो 20,000 आपने बिल बना कर दे दिया, और उन्होंने जो है आपसे आर्ग्यूमेंट किया कि 4,000 तो हम ऑलरेडी एडवांस में आपको दे चुके थे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं हम हमारी पर्सपेक्टिव से नहीं, यानी कि हमारी साइड से नहीं, बल्कि उनकी साइड से, ठीक है। तो जिसकी वजह से आप बोलोगे कि 20,000 आपने आपका जो ये बिल बन गया, आप एज अ क्या नाम है इस फर्म का, आप एज आई पायनियर स्पोर्ट्स क्लब, ठीक है, पायनियर स्पोर्ट्स क्लब। तो पायनियर स्पोर्ट्स क्लब बोलेगा कि आपका जो है 20,000 ये रेवेन्यू मतलब पूरा ये बिल बन गया, और 20,000 में से जो 4,000 थे वो आप मुझे ऑलरेडी आपने एडवांस में दे दिए थे, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये 4,000 में 20,000 में से काट दूंगा, तो ये कितना बन जाएगा एक्सपेंडिचर, सॉरी कितनी इनकम बन जाएगी आपके पास, तो ये आपके पास आ जाएगी रेंट रेवेन्यू 16,000 का, ठीक है, क्योंकि 4,000 वो ऑलरेडी आपको पे कर चुके थे और उनका बिल टोटल बन गया था 20,000, ठीक है। तो 20,000 में से उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट किया आपसे कि 4,000 तो हम आपको ऑलरेडी पे कर चुके हैं, आपने बिल जो है 20,000 का कैसे बनाया, ठीक है। तो आप जो है 4,000 उसको एडजस्ट कर दोगे और बिल बन जाएगा अभी 16,000, यानी कि 16,000 आपको अभी रिसीव्ड होंगे इंस्टेड ऑफ 20,000, ठीक है। और आखिरी में है आपकी मैच इनकम, ठीक है। मैच इनकम जो है आपकी 50,000 है, और आप बैंक लोन को कंसीडर नहीं करोगे, यानी कि रिकॉर्ड नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि ये लायबिलिटी है। यहाँ पे हम सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं और यहाँ पे हम सिर्फ एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं, वो भी जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम इग्नोर कर देते हैं, जैसे परचेज ऑफ कंप्यूटर, दिस इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर क्योंकि हम जो है एसेट खरीद रहे हैं, ठीक है। परचेज ऑफ फर्नीचर, दिस इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्योंकि हम जो है एसेट खरीद रहे हैं। तो आपके यहाँ पे मैच इनकम आ गई 50,000, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपको जानना है कि आया आपको जो है सरप्लस हुआ है या डेफिसिट हुआ है, या प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। सरप्लस यानी प्रॉफिट, डेफिसिट यानी लॉस, ठीक है। सरप्लस होगा तो आप यहाँ पे एक्सपेंडिचर की साइड पे रिकॉर्ड करोगे ताकि ये बैलेंस हो जाए, और अगर लॉस होगा तो आप यहाँ पे डेफिसिट यहाँ पे लिखकर और यहाँ आपकी इनकम साइड पे रिकॉर्ड होगा, और ताकि ये दोनों बैलेंस हो जाए फिगर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तमाम इनकम को ऐड करेंगे और फिर तमाम एक्सपेंडिचर को इनकी जो ऐड हुई इनकम है उसमें से लेस कर देंगे, ठीक है। तो मेरी इनकम बन रही है 78,000 प्लस 16,000 प्लस 50,000, दिस इज़ 1,44,000, ठीक है। टोटल इनकम मेरी ये है। तो जैसा कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे इनकम साइड पे 1,44,000 को यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है। अब मैं 1,44,000 में से तमाम एक्सपेंडिचर को लेस करता जाऊँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सरप्लस, ठीक है। या तो फिर अगर सरप्लस से ज़्यादा बढ़ गई अमाउंट तो मेरे पास यहाँ पे डेफिसिट आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसे रिकॉर्ड करता जाता हूँ, ठीक है। 1,44,000 में से लेस करते जाते हैं, पहले 12,000 करते हैं, ठीक है,
फिर करते हैं 8000, फिर हमारे पास लेस होंगे 7000, ठीक है। इसको यहाँ रख देता हूँ ताकि नज़र आ जाए आपको, ठीक है। 1287 और फिर हमारे पास है 2500, तो -2.5 यानी 2500, ठीक है। फिर -3000, फिर -4000, ठीक है। तो अब इसको हम जब सम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1,07,500, 1,07,500, ठीक है। तो ये हमारा जो है सरप्लस है 1,07,500, क्योंकि यहाँ पे इतनी अमाउंट ये कम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सरप्लस। बल्कि ये अभी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हमने अभी तक एक एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। वो हमसे थोड़ा स्किप हो गया, निकल गया, और वो आपका एक्सपेंस है अक्रूड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 12% पर एनम, ठीक है। 12% पर एनम आपने जो है ये हमने जो है वो मतलब निकल गया, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपसे जो है आपकी नज़रों से एक चीज़ हट जाती है और फिर आप उसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। सो ऑलवेज डबल चेक योर क्वेश्चन, ठीक है। 2 दफ़ा चेक करना बेहतर रहता है, ठीक है, कि आपने कोई एंट्री वगैरह मिस तो नहीं कर दी है। सो हमने ये मिस कर दी थी, तो उसको जो है हम लिख लेते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा कितना था, टोटल लोन कितना लिया था जिस पर इंटरेस्ट लगा है। टोटल लोन लिया था हमने 40,000 का, ठीक है। 40,000 का लोन लिया है और उस पर हमें इंटरेस्ट दिया है, हम लोग इंटरेस्ट एक्सपेंस दे रहे हैं उस पर 12%, ठीक है। 40,000 का 12%, तो ये आ गया 4,800, ठीक है। 4,800 हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट, ठीक है। अब हम जो हमारी अमाउंट आई थी पहले 1,07,500, इसमें हम जो है पीछे जाके एक और दफ़ा 4.8 भी माइनस कर लेते हैं, यानी 4,800, ठीक है। इस तरह मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस तरह काफ़ी आसान होता है और जो ज़ीरो की डबल ज़ीरो लगा लेते हैं उसकी मिस्टेक काफ़ी कम होती है, ठीक है। तो इस तरह करने से आपकी जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी आसान भी हो जाएगी और ज़्यादा स्पीड में हो जाएगी, ठीक है। तो ये तरीका काफ़ी अच्छा या काफ़ी क्या कहते हैं उसको, इफ़िशियंट, हाँ, काफ़ी इफ़िशियंट साबित होता है, ठीक है। तो ये आपका टोटल जो है वो सरप्लस आ गया 1,02,700, ठीक है। तो यहाँ पे हम सरप्लस लिखेंगे, ठीक है, 1,02,700, और अब यहाँ पे हमारा टोटल सेम आ जाएगा जो कि 1,44,000, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।